Jai Hind everyone. So this is the third lecture of our CDS NDA 1 2025 सीरीज, रिवीजन सीरीज in fact. और आज हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे फिजिक्स को. ठीक है, तो साइंस के दो जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, बायो और केमिस्ट्री, वो दोनों ही हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. यूट्यूब के चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाइए देखिए, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे. राइट, तो शुरू करते हैं फिजिक्स से. अगेन क्योंकि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इन तीनों सब्जेक्ट से मिला करके आते हैं, तो यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट कि फिजिक्स में 10 से 12 क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं. कई बार 7-8 क्वेश्चन आते हैं, कई बार अगर हायर एंड पे चले जाएं तो 10, 11, 12 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. राइट, सो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला सवाल अब हम लोग कैसे कर रहे हैं, एक बार फिर से आपको बता देता हूं, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, कि वी आर डूइंग कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस. ठीक है, तो हम इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस के थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीएस और एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट रिवीजन नहीं, कंप्लीट पढ़ाई ही इससे हो जाएगी आपकी. राइट, तो वो सब कुछ हम यहां पे कवर करेंगे. ठीक है, चलिए पहला सवाल हमारी स्क्रीन पे. द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिव्स. ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरीके से. ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. वेलोसिटी को हमने ले लिया वाई एक्सिस पे, टाइम को हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे. ठीक है, अब पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यहां पे ध्यान रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. वेलोसिटी कैसी होगी, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होगी. राइट, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होगी. तो टाइम के साथ एक टाइम ऐसा होगा जब वेलोसिटी उसकी जीरो होगी, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, फिर लगातार वेलोसिटी इसकी बढ़ती चली जा रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है, इस तरीके से. ठीक है, राइट, क्लियर है. अब यहां पे क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहा है. राइट, ये वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती चली जा रही है. सो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, ठीक है, ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा एरिया होता है. ठीक है, तो वेलोसिटी और इस एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को हमें टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट. क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट. चलिए, अगर यहीं पे स्पीड टाइम ग्राफ होता, अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होता तो क्या आता, डिस्टेंस आता उस केस में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अ कार मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू ब्रेक्स, राइट, विच प्रोड्यूसेस अ डीसेलरेशन ऑफ, यहां पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है आपके सामने. द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स. व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स. राइट, तो ये आपका है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहां पे इट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये जो फिगर है यहां पे, ये है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ध्यान रखेंगे. अब आपके पास क्या है, सिंपल है, हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं मोशन की अलग अलग, उन इक्वेशंस ऑफ मोशन को अगर हम लगा दें तो यहां पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं. v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. आपको यही 3 इक्वेशंस याद रखनी है पूरे फिजिक्स में जब भी हम मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अब यहां पे आपको यह देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमसे पूछा जा रहा है. तो सबसे पहले स्पीड दी हुई है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ, यानी इनिशियल स्पीड इसकी दी हुई है कितनी, 12 मीटर पर सेकेंड. ठीक है सर, डन. डीसेलरेशन, डीसेलरेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, कितना है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये चीज यहां पे ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट, कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप. टाइम कितना लग रहा है सर, 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है. ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. अब इन तीनों में से ऐसा कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, जिसमें कि यू ए टी तीनों का इस्तेमाल हो रहा है. ऐसा इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2.
तो अब यहां पे आप देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, एस यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इज इक्वल टू यू की वैल्यू 12 इंटू टाइम की वैल्यू 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू -6 और टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। हो गया आपका क्वेश्चन, ही सॉल्व हो गया। 24 माइनस 12 यानी कि 12 मीटर हो गया, राइट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, फॉर्मूले याद रखने हैं और कैसे अप्लाई करना है इसकी प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन, अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, बोथ मास एंड इट्स रेडियस। ठीक है, मास और रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या एक्चुअल में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या है, ये एक तरीके से वो एक्सेलरेशन है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। ठीक है, राइट, क्लियर। तो और ये नेचुरल है, तो ये किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, अर्थ के मास के ऊपर भी डिपेंड करता है और अर्थ के रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग द, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू करता है, ऑब्जेक्ट ए है, जब यहां चलता है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन टेंजेंशियल होती है कुछ इस तरीके से, यहां पहुंचेगा तो ये यहां पे भी टेंजेंशियल डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, मोशन की डायरेक्शन की बात हो रही है, फोर्स की नहीं हो रही है, फोर्स की डायरेक्शन तो सेंटर की तरफ होती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। तो ये क्या हुआ, टेंजेंशियल, टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिस जगह पे आप देख रहे हो उस जगह पे सर्कल के टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, और फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है, लाइक दिस। ये स्पीड हो गई। चलिए नेक्स्ट, a bus is starting from a bus stand and moving with uniform acceleration attains a speed of 20 km per hour in 10 minutes. What is the acceleration? बहुत आसान है सर। स्टार्टिंग फ्रॉम बस स्टैंड, स्टार्टिंग फ्रॉम बस स्टैंड का मतलब क्या हुआ, इनिशियल स्पीड 0 थी, फाइनल स्पीड कितनी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम कितना लिया है सर 10 मिनट। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम टेकन। कहां से आया सर, ये अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, पहला वाला, उसी से आप निकाल सकते हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसकी शक्ल को सुधारना पड़ेगा। रीजन ये है कि हमें जो यूनिट्स दिए हुए हैं वो थोड़े से अटपटे से दिए हुए हैं, तो हमें सिर्फ यूनिट्स पे ध्यान देना है यहाँ पे, बाकी तो क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर ही लोगे। क्या आपके पास v दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ सर। क्या u दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ। क्या t दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है। अब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर माइनस इनिशियल कितनी है 0 अपॉन, अब यहां पे देखिए पर किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के फॉर्म में हमारी यूनिट्स दी हुई है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो 10 मिनट है इसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 मिनट का मतलब कितना हो गया 1/6 आवर्स, 60 मिनट में 1 घंटा, तो 10 मिनट में 1/6 आवर्स। तो 20 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई 1/6 आवर, बस हो गया आंसर आ गया। तो ये कितना हो गया 20 × 6 किलोमीटर पर आर स्क्वायर, 120 आ गया। ऑप्शन नंबर बी सर, है ना, ये आपका सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ कार अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द एक्सीलरेशन ऑफ द कार इज। तो सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, कुछ इस तरीके से मोशन होगा और इस तरीके से वो टेंजेंशियल मोशन करेगा, राइट, क्लियर है। अब यहां पे होगा क्या कि डायरेक्शन जो वेलोसिटी की है वो हमेशा चेंज हो रही है, कभी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, फिर कभी इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंजिंग है,
लगातार चेंज हो रहा है, और मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो यहां होगा नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेंट्रीपेटल होगा, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा लगातार, उसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है। कहां है, सेंटर की तरफ, हमेशा फिक्स्ड है, राइट। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। तो यहां पे क्या होगा, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, किसके बराबर, v² अपॉन r के बराबर। v वेलोसिटी है जो कि फिक्स्ड है, मैग्नीट्यूड तो फिक्स्ड है, रेडियस भी फिक्स्ड है, तो इतनी एक्सेलरेशन उसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट रहेगा, जीरो तो है नहीं एक्सेलरेशन, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन द टाइम, यानी कि एक्स एक्सिस वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ कैसा होगा सर, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो हम क्या करेंगे, हमें इधर टाइम है और इधर डिस्टेंस है। अब क्या वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ उसका डिस्टेंस बदल रहा है, नहीं बदल रहा है भाई। वो जब कुछ भी आप टाइम बढ़ाते जाओ डिस्टेंस उसका बढ़ेगा ही नहीं, डिस्टेंस फिक्स्ड है, इस तरीके से ये रहेगा। ठीक है, लेट्स से इनिशियली वो यहां कहीं था ऑब्जेक्ट, ये मान लेते हैं कि 10 मीटर पे है। ठीक है, अब ये 1 मिनट है, ये 2 मिनट है, ये 3 मिनट है, ये 4 मिनट है, 5 6, तो आप मिनट्स को बढ़ाते जा रहे हो लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, क्यों, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन द टाइम वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ इज वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये फिर मोशन के कुछ बेसिक्स हैं, ठीक है, जो कि आपको पता होने चाहिए, राइट। मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, समय के साथ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसको हम मोशन बोलते हैं। कितने टाइप के होते हैं, पहला होता है ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन का मतलब लीनियर या फिर कर्वी लीनियर मोशन। ठीक है, जैसे कोई भी कार मान लीजिए सीधे जा रही है रोड पे, या मूव कर रही है, मुड़ रही है, इधर से उधर जा रही है, तो दिस इज ट्रांसलेशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जब किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के या फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, दैट इज रोटेशन। जैसे फैन है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, क्लॉक है, तो क्लॉक में जो ये है घड़ी के कांटे हैं वो रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या है सर, रिपीटेटिव मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन, किसी एक मीन पोजीशन के अबाउट लगातार मोशन करना, राइट, रिपीटेटिव मोशन करना, जैसे कि पेंडुलम में होता है। तो पेंडुलम आपके घड़ी में अगर पेंडुलम लगा हुआ है तो वो कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है, वो एक बार यहां तक जाएगा, फिर वापस यहां तक जाएगा, फिर यहां, इस तरीके से, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन भी होता है, जैसे एक तार है या कोई स्ट्रिंग है, उसको आपने ऊपर खींच के छोड़ दिया तो वो वाइब्रेट करता है ऊपर नीचे। ठीक है, राइट, तो इस तरीके से ये मोशन है। अच्छा, सर्कुलर और रोटरी मोशन में डिफरेंस होता है, ध्यान से समझना, सर्कुलर और रोटरी मोशन एक नहीं होता है। सर्कुलर और रोटरी में क्या डिफरेंस होता है, रोटरी मोशन में एक एक्सिस के अराउंड आप घूम रहे हो, एक फिक्स्ड एक्सिस है उसके चारों तरफ आप घूम रहे हो, और सर्कुलर मोशन में क्या है, एक पॉइंट के चारों तरफ आप घूम रहे हो, तो वो सर्कुलर मोशन है। जैसे एक ग्राउंड का चक्कर आप लगा रहे हो तो दैट इज अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, दैट इज अ सर्कुलर मोशन। फैन जो है वो क्या कर रहा है, रोटरी मोशन कर रहा है। ठीक है, फैन रोटरी मोशन कर रहा है। क्लियर, चलिए फिर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आपको आइडिया है ही। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकंड इसकी भी यूनिट है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, राइट। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है ये, बेसिकली इट इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, यूनिफॉर्म जहां पे चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और नॉन यूनिफॉर्म जहां पे वेरिएबल होता है, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी भी समय के साथ, जैसे जब आप स्पीड बढ़ाते हो अपने कार में या बाइक में, तो जब आप एक्सेलरेटर लेते हो तो दैट इज बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आप लगातार बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी, तो उसको हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, राइट, तो जैसे वी ए बी यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी,
तो वी ए माइनस वी बी। अगर ये सेम डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वी ए प्लस वी बी हो जाएगी। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, फिर ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने आपको बताया ये भी थोड़ी देर पहले। अच्छा, फ्री फॉल और ग्रेविटी। अगर फ्री फॉल हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे डायरेक्टली इस तरीके से गिर रहा है, ठीक है, तो उस केस में ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसा लगेगा? इस केस में एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो फिक्स्ड हो जाएगा जी के बराबर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, और इक्वेशन ऑफ मोशन बाकी के सेम रहेंगे, एक ही जगह आप जी लिख दोगे। ठीक है, फ्री फॉल के केस में। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, what happens to the gravitational force between two objects if the mass of one object is doubled and the distance between them is also doubled? कुछ नहीं करना सर, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब आपको क्या बोला गया है? आपको ये बोला गया है कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन दम इज ऑल्सो डबल्ड। तो अब F1 इतना है, F2 कितना हो जाएगा? G इंटू M1 इंटू 2M2, एक का हमने मास डबल कर दिया, अपॉन डिस्टेंस को भी डबल कर दिया यानी 2R का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? F2 G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, और साथ में नंबर्स क्या आ जाएंगे? ऊपर 2 नीचे 4। ठीक है, तो 2/4 यानी कि 1/2, यानी जितना पहले था उसका आधा हो जाएगा। फोर्स वुड बी हाफ्ड। ऑप्शन नंबर सी आ गया आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, देन द लीनियर मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली आर। बहुत आसान, मास कितना है सर? 10 kg है। ठीक है, स्पीड कितनी है या वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है? लीनियर मोमेंटम P कितना होता है? mv, यानी कि 10 इंटू 10 100 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, राइट, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, यानी कि 1/2 इंटू मास 10 इंटू 10 स्क्वायर। कितना हो गया सर? 500। ठीक है, जूल। राइट, और ये न्यूटन सेकेंड, 100 न्यूटन सेकेंड हो गया। तो 100 न्यूटन सेकेंड और 500 जूल। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉल ड्रॉप्स ऑनटू द फ्लोर इट बाउंसेस, व्हाई डज इट बाउंस? जब भी आप एक बॉल को नीचे गिराते हो तो गिरने के बाद फिर बाउंस करेगी, फिर थोड़ा और करेगी, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, ऐसे करके फिर धीरे धीरे करके रुक जाती है। तो ये बाउंस क्यों होता है? बाउंस इसलिए होता है क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे गिर रही है वो एक फोर्स लगाती है, किसके ऊपर? फ्लोर के ऊपर। जब वो ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसके पास मास है, एक्सेलरेशन है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर वो फोर्स लगाएगी बॉल। ठीक है, यहां से बॉल फोर्स लगाएगी। जब बॉल फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ, तो हमें ये पता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और बॉल फोर्स लगा रही है ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड भी बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो उस केस में फिर ग्राउंड भी फोर्स लगाता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज व्हाई इट बाउंसेस। ठीक है, क्लियर। Two persons are holding a rope of negligible mass horizontally. A 20 kg mass is attached to the rope at the midpoint. As a result, the rope deviates from the horizontal direction. The tension required to completely straighten the rope is. ये क्वेश्चन आप सोचो क्या होगा? दो लोग हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है। दोनों ने क्या किया हुआ है? एक रोप को पकड़ा हुआ है हाथ से। तो पहले रोप क्या थी? स्ट्रेट थी। रोप क्या थी? स्ट्रेट थी। अब फिर क्या हुआ? इसी रोप में, ठीक है, 20 kg का मास अटैच कर दिया, 20 kg। ठीक है, 20 kg का
मास अटैच कर दिया। जब 20 kg का मास अटैच कर दिया तो अब क्या सिचुएशन बन जाएगी? अब सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी कि ये भाई साहब यहाँ खड़े हैं, ये भाई साहब भी यहाँ खड़े हैं, दोनों के बीच में अब ये जो रोप है, ये रोप में थोड़ा सा झुकाव आ जाएगा, कुछ इस तरीके का, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे 20 kg का मास है। ठीक है, अब वापस से चलिए, तो ये आपके पास रोप है, लेट्स से इस पे टेंशन T लग रहा है, ठीक है, दोनों साइड से। तो अब हम ये मान के चलते हैं, ठीक है, कि ये एंगल है थीटा। ठीक है, राइट, क्लियर है। अब तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा? T cos थीटा प्लस T cos थीटा, राइट, क्लियर है। अब सपोज करो कि इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो ये आ गया 2T cos थीटा। ये किसके बराबर होना चाहिए? mg के बराबर होना चाहिए। अगर नीचे का जो फोर्स mg लग रहा है उतना ही फोर्स मैं ऊपर लगा दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगी। तो 2T cos थीटा की वैल्यू जो है वो mg के बराबर हो जाए। ठीक है, राइट, क्लियर है। लेकिन mg के बराबर जब होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री होगी, राइट, तभी तो ये स्ट्रेट होगा ना, वरना तो स्लैक ही रहेगा। तो इसका मतलब कि t की वैल्यू कितनी आ रही है? 2T cos थीटा इज इक्वल टू mg, यानी कि t की वैल्यू आ रही है mg अपॉन 2 cos थीटा, राइट। अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, यानी कि mg अपॉन cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो इसका मतलब ये कितना आ रहा है? इनफाइनाइट, राइट। तो आपको अगर इसको पूरा का पूरा सीधा करना पड़ेगा तो कितनी टेंशन लगानी पड़ेगी? इनफाइनाइटली लार्ज। मतलब इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं हुआ कि एकदम असंख्य करोड़ों न्यूटन का फोर्स आप लगाओगे, लेकिन इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत लार्ज आपको लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू mg। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू। वेट किस वजह से होता है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, द टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, द फोर्स दैट इट एक्सर्ट्स ऑन ग्राउंड। ये होता है वो फोर्स जो कि वो ग्राउंड पे एग्जर्ट करता है। ठीक है, ऐसे कोई भी खड़ा है, ठीक है, तो जितना फोर्स वो नीचे की तरफ यहां लगाएगा mg, उतना ही उसका वेट होगा। फोर्स क्या है? उसके बाद फोर्स क्या है? अ पुश और पुल दैट चेंजेस मोशन और शेप। न्यूटन इसकी यूनिट है। दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट, जिसमें कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब जैसे फ्रिक्शन हो गया, नॉर्मल हो गया, टेंशन हो गया, इसको कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आप एक बॉल को ऊपर से छोड़ते हो तो नीचे आ जाती है, तो वहाँ पे भी फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? अर्थ का सेंटर लगा रहा है। लेकिन क्या अर्थ का सेंटर और बॉल कॉन्टैक्ट में है? नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। ठीक है, फिर न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं। पहला लॉ ऑफ मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो अपने आप को रेस्ट पे ही रखेगा या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम ना लगाएं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप एज अ पैसेंजर जब आप गाड़ी में बैठे हुए होते हो और चल रही है गाड़ी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, अचानक से गाड़ी ने ब्रेक मारा और आप आगे की तरफ चले जाते हो। क्यों आगे की तरफ जाते हो? क्योंकि आपकी बॉडी पहले से मोशन में थी। जब ब्रेक लगा तो आपकी बॉडी को पता नहीं चला कि ब्रेक, मतलब मुझे भी ब्रेक लगाना है, तो आपकी बॉडी तो मोशन कर ही रही है, गाड़ी रुक गई, लेकिन आपकी बॉडी तो अभी भी मोशन में कर रही है क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स डायरेक्टली नहीं लगा है। सिमिलरली अगर गाड़ी खड़ी है और अचानक से चलती है तो आप पीछे की तरफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को अभी नहीं पता कि आगे जाना है, गाड़ी तो आगे निकल गई, आपकी बॉडी पे कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो आपकी बॉडी पीछे ही रह जाती है। ठीक है, चलिए फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये किसके बराबर है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। F इक्वल टू ma फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, तो और इंपल्स होता है F इंटू टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, राइट।
तो इनका कहना ये है न्यूटन साहब का कि हैवियर ऑब्जेक्ट रिक्वायर मोर फोर्स टू एक्सिलरेट। तो मोर फोर्स का मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, या उतना ही ज़्यादा वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी में चेंज होगा, ठीक है। तो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एक्शन रिएक्शन। ये क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि अगर रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है, गैसेस नीचे की तरफ आती हैं, तो जितना तेजी से गैसेस नीचे की तरफ आती हैं उतना ही तेजी से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही बेस्ड है, ठीक है। रिकॉइल ऑफ गन हो गया, जैसे गन से कोई भी आप शॉट करते हो तो जब बुलेट निकल जाती है आगे की तरफ तो आपका हाथ थोड़ा सा पीछे की तरफ झटका आता है। क्यों? क्योंकि ऊपर की आगे की तरफ कोई फोर्स लगा तो इक्वल एंड अपोजिट पीछे की तरफ भी फोर्स लगेगा, ठीक है, राइट। इसी तरीके से ये जो बोट वाला एग्जाम्पल होता है कि आप बोट में बैठे हुए हो, ठीक है, और कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर बोट से आप आगे की तरफ कूदते हो तो बोट अपने आप पीछे चली जाएगी, ठीक है, क्लियर। क्यों? क्योंकि नेट मोमेंटम यहां पे जीरो होगा, राइट। जब नेट मोमेंटम जीरो होगा तो अगर आपने आगे की तरफ कोई फॉरवर्ड मोमेंटम दिया है और पहले जीरो था तो एक पीछे की तरफ भी बैकवर्ड मोमेंटम जाएगा जिसकी वजह से नेट जीरो रहे। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। इसका कहना क्या है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स कहीं पे नहीं लग रहा है तो नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू नेट मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। एग्जाम्पल रिकॉइल ऑफ गन या बोट वाला एग्जाम्पल अभी हमने बताया, ठीक है, क्लियर। चलिए, फिर फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन एक वो फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है। जैसे स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग, फ्लूइड, अलग टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, तो कहीं पे भी मोशन को अपोज करने का काम है फ्रिक्शन का, ठीक है। इसी की वजह से हमको वॉकिंग में, ड्राइविंग में हेल्प मिलती है, ठीक है। लेकिन साथ में वियर एंड टीयर भी होता है, राइट। तो जैसे आप खड़े हो और जब आप आगे की तरफ मूव करते हो तो ग्राउंड और आपके पैरों के बीच में फ्रिक्शन लगता है। अगर वो फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन की वजह से ही आपका पैर रुक जाता है, वरना जब आप आगे की तरफ फोर्स लगाते हो तो आप मतलब पैर भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है ग्राउंड पे, तो होगा क्या कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप फिसल के आगे चले जाओगे। आप देखो कहीं भी अगर फ्रिक्शन नहीं है, अगर आप एक फ्लोर पे हो और उसमें पानी है और फिर आप मूव करने की कोशिश कर रहे हो तो आप नहीं मूव कर पाते हो, गिर जाते हो या मुश्किल होती है, ठीक है। कम कैसे करते हैं फ्रिक्शन को? लुब्रिकेंट्स और स्ट्रीमलाइनिंग का यूज करके, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये मैंने आपको बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 watt electric bulb is used for 10 hours a day. How many units of electrical energy are consumed by the bulb in 3 days? Very simple. पावर रेटिंग कितनी है? 100 watt है। टाइम 10 hours पर डे। नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो कितनी यूनिट ऑफ बिजली ये कंज्यूम होगी, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है, कितनी एनर्जी होगी? 100 वॉट का है, ठीक है, इनटू एक दिन में कितना, पावर इनटू टाइम होता है ना एनर्जी, तो एक दिन में कितना, 10 घंटे, और कितने दिन तक, 3 दिन तक, तो कितना हो गया टोटल आवर्स, कितना हो गया 3000 वॉट आवर्स। इसका मतलब कि 3 किलो वॉट आवर्स, ठीक है। 3000 वॉट का मतलब 3 किलो वॉट, तो 3 किलो वॉट आवर, और 1 किलो वॉट कितना होता है, 1 किलो वॉट आवर 1 यूनिट, तो ये कितना हो गया 3 यूनिट्स। सिंपल, ऑप्शन नंबर ए आ गया। नेक्स्ट, 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 11, 22 एंड 33 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? सर अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये 11 ओम है, ये 22 ओम है, ये 33 ओम है, तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है 1/R या R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/11 प्लस 1/22 प्लस 1/33। इसको सॉल्व करेंगे तो हम एक काम करते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं 66। तो 11 को 66 बनाने के लिए 6 से, 22 को 66 बनाने के लिए 3 से, और 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 11/66 विच इज़ 1/6।
तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 1/6, यानी कि आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 ohms। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए, वेरी इजी क्वेश्चन, इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेड लाइव वायर एंड ब्लैक न्यूट्रल वायर इन इंडियन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई कितना होता है सर? 220 वोल्ट का ही तो होता है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, नाइक्रोम एंड ग्लास एट रूम टेम्परेचर? रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा और कम होती है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा करंट के फ्लो को रोकेगा कौन? ग्लास रोकेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्लास रोकेगा, ग्लास करंट को फ्लो नहीं कराता है। सेकंड पे क्या है? नाइक्रोम है, और थर्ड पे क्या है? सिल्वर है, हाईली कंडक्टिव। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर, फिर नाइक्रोम और ग्लास की हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, शॉर्ट सर्किट में करंट क्या होता है? reduces substantially, does not change, increases heavily और keeps on fluctuating। ऑप्शन है सी। देखो, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे क्या होता है? मान लेते हैं कि एक सर्किट है आपके पास कुछ इस तरीके से, राइट, इस तरीके से एक सर्किट है। हमने क्या किया? 2 अप्लायंस जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ बैटरी है, यहाँ 2 अप्लायंस है। अब क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट जब फ्लो करेगा तो ये दोनों ही अप्लायंस में जाएगा करंट, दोनों ही अप्लायंस में वर्किंग होगी। अब कई बार क्या होता है कि अचानक से शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ कि करंट जो है कोई शॉर्टर पाथ ले लेता है, करंट जो है वो शॉर्टर पाथ ले लेता है। जब शॉर्टर पाथ ले लेगा तो अचानक से किसी एक सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा करंट हो जाता है तो करंट क्या होता है? हेविली इंक्रीज होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक से बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। अब यहाँ पे क्या होगा? मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट है, तो 10 एम्पियर में 8 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा। अब इसी में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो पूरा का पूरा 10 एक ही जगह से चला जाएगा, या यहाँ से जाएगा तो यहाँ से जाएगा, तो उस केस में हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। करंट इंक्रीजेस हेविली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बिल्कुल सही है, मोटर क्या करता है? आप उसको सप्लाई दो तो वो घूमता है, तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी सही है। जनरेटर क्या होता है? बीच में कॉइल होती है, मैग्नेट्स होते हैं, कॉइल रिवॉल्व करती है मैग्नेट के बीच में, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस करंट, और उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। Induces in fact EMF. The magnetic field at the center of long circular coil carrying current will be parallel straight line. ये भी सही है। ठीक है, लॉन्ग सर्कुलर कॉइल अगर है तो इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? कुछ इस तरीके से होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, फिर घूम के ऐसे आ जाएगी नीचे से भी। ठीक है, लेकिन बीच में स्ट्रेट लाइन होगी। अ वायर विथ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। ये बिल्कुल गलत है। गलत मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन यही सही है। ग्रीन जो होता है सर वो आपका अर्थ वायर होता है। ठीक है, और लाइव वायर जो होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट? सिल्वर कॉपर, सिल्वर लेड, कॉपर मरकरी। अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिल्वर और कॉपर। ठीक है, आप देखते हो भी हो, कॉपर के भी वेसल्स देखते हो आप, सिल्वर के भी वेसल्स देखते हो। ठीक है, तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये चलिए क्वेश्चन ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक करंट अमीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज। ठीक है, जनरेटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। राइट, a metal wire of length L and diameter D has resistance R. What will be the resistance of another wire of same metal and of same length but having double the diameter? Very simple. Resistance क्या होता है? Rho into L by A.
ठीक है, तो पहले केस में क्या है, लेंथ L है, डायमीटर D है, तो रेजिस्टेंस इसका R है। अब दूसरे केस में क्या होगा, हमने क्या किया, सेम लेंथ है जो R2 है, उसके लिए रो तो सेम होगा क्योंकि सेम मटेरियल है, ठीक है, सेम मेटल है ना, लेंथ भी सेम है, लेकिन एरिया चेंज हो जाएगा, डायमीटर डबल हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा, A1 अगर था पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो A2 क्या हो जाएगा, सॉरी A1 है पाई आर स्क्वायर, तो A2 क्या हो जाएगा, डायमीटर डबल हो गया है। डबल होने का मतलब क्या हुआ, रेडियस भी डबल हो गया, तो पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 टाइम्स हो जाएगा, एरिया इज 4 टाइम्स, तो 4a हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू R बाई 4। डन। ऑप्शन नंबर बी। भाई क्या है सर, यहाँ पे रो L बाई ए तो पहले वाला रेजिस्टेंस ही है ना, ये वाला, इसमें और क्या एडिशन हुआ, 1/4 का फैक्टर से चेंज हो गया। नेक्स्ट, वी आर गिवन 3 कॉपर वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, आपको भेड़ चाल की तरह इसमें घुस नहीं जाना है रेजिस्टिविटी निकालने के लिए। रेजिस्टिविटी इज अ मटीरियल प्रॉपर्टी, इज अ मटीरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, वो बार बार चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ऑल द वायर्स वुड हैव सेम रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इसमें से कौन सा कंडक्टर है, प्लास्टिक शीट, डिस्टिल्ड वाटर, ह्यूमन बॉडी, वुडन थिन शीट। ह्यूमन बॉडी करंट मारता है ना अपने को, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टर है। डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, थोड़ा सा टैप वाटर होता है, वो करता है कंडक्ट। प्लास्टिक शीट भी नहीं है, वुडन थिन शीट भी नहीं है। Who amongst the following is a pioneer in discovering the heating effect of electric current? Heating effect of electric current किसने डिस्कवर किया था, जूल, जेम्स पी जूल, ठीक है, जूल्स इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। Which of the following laws of electromagnetism does not give the direction of magnetic field? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सा नहीं देता, राइट हैंड थंब रूल, बिल्कुल सर देता है, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये भी देता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये भी देता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये नहीं देता है, ठीक है, तो ये ही करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल अभी आगे हम इनको देखेंगे, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये तीनों ही क्या देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, फेरोमैग्नेटिक मटीरियल इनमें से कौन सा नहीं है, तो सर कोबाल्ट, आयरन और फेरिक क्लोराइड ये तीनों ही फेरोमैग्नेटिक है, जबकि सिल्वर जो है ये फेरस मेटल के अंदर नहीं आता है, एंड हेंस नॉट फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, सेम क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड आर द फॉर्म ऑफ। करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड कैसी होंगी, करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड इनसाइड, ठीक है, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ये दिख भी रहा है आपको, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। An electric circuit is consisting of a cell, an emitter, and a nichrome wire of length L. If the length of the wire is reduced to L/2, emitter रीडिंग में क्या होगा, अगर लेंथ ऑफ वायर हमने कम कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L/A। अगर लेंथ ऑफ वायर कम कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपल है। और करंट क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, यानी कि I इज इक्वल टू V/R। अगर सेम वोल्टेज है और आपने रेजिस्टेंस कम कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू 2V/R हो जाएगा, यानी कि 2I के बराबर हो जाएगा, बदल जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इट गेट्स डबल्ड। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट जनरेटर, करंट इतना है, पावर कितना होगा, पावर क्या होता है सर, V इंटू आई, वी कितना है सर 110 वोल्ट, इंटू आई कितना है सर 0.2, तो
तो ये कितना हो जाएगा 22 वाट, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल। आर कितना है ओम, ए कितना है मीटर स्क्वायर, एल कितना है एम, तो ये हो जाएगा ओम मीटर या सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसका हाईएस्ट वेवलेंथ का रेंज होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं यहाँ पे, राइट, जो कि आपके सामने दिख रही हैं। क्लियर, ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, राइट, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, अनलाइक द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव्स होती है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट, जिसमें रेडियो, माइक्रो, आईआर, विजिबल, यूवी, एक्सरे और गामा रेज होती हैं। ये इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेंज है, राइट। ये आगे आपके काम आएगा इस पीडीएफ के अंदर भी, और अदरवाइज भी एग्जाम में कई बार आपसे पूछता है कौन किससे ज़्यादा वेवलेंथ रखता है, कौन कम रखता है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स, राइट। चलिए, वर्किंग ऑफ सेफ्टी फ्यूज डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो सेफ्टी फ्यूज दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सेफ्टी फ्यूज बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अगर करंट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो हीट जनरेट करेगा, कितना, आई स्क्वायर आर टी के बराबर। और अगर ये हीट जनरेटेड इतनी है कि उसको मेल्ट कर देगी तो सेफ्टी फ्यूज ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और सर्किट को ब्रेक कर देता है सेव करने के लिए, राइट। तो ये किस पे डिपेंड करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, यहाँ पे आई का भी रोल है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपके पास 3 और 4, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, ये तो सेम क्वेश्चन है। 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब 10 आवर्स अ डे 30 दिन में कितना करेगा? तो 100 इंटू 10 इंटू 30 कितना हो गया सर? 30,000, 30,000 वॉट आवर्स। तो इसको मैं लिख दूंगा 30 किलो वॉट आवर्स। तो यूनिट कितना हो गया? 30 यूनिट्स, 30 यूनिट का बिजली खपत होगा। 10 रुपये पर यूनिट है तो 300 रुपये इसके चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। 2 metallic wires made from copper have same length but the radius of wire 1 is half of that of wire 2. The resistance of wire 1 is R. दोनों को ज्वाइन कर दिया सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो पहले देखिए सर, हमें क्या करना है, दोनों को सीरीज में ज्वाइन करना है। पहले का रेजिस्टेंस कितना है? R है, तो दूसरे का कितना होगा? ठीक है, वायर 1 की रेडियस है, वायर 1 का रेजिस्टेंस है R, ठीक है, सब कुछ सेम है, 2 मेटलिक वायर्स हैं, कॉपर के हैं, सेम लेंथ है। वायर 1 की रेडियस R है, सॉरी हाफ है, और उस दूसरे वाली की डबल है, ठीक है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए। लेंथ सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, तो R की जो वैल्यू है वो कितनी है? रो इंटू एल अपॉन पाई आर, यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो आर की वैल्यू है रो इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर और इंटू 4, ठीक है, ये है आर की वैल्यू, राइट। क्लियर है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 R1। अब R2 जो होगा वो कितना होगा? R2 हो जाएगा रो इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो R2 एक्चुअली है कितना? R2 है R1 बाई 4, R1 से 1/4 है। तो एक का रेजिस्टेंस अगर R है तो दूसरे का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों को सीरीज में ज्वाइन कर दिया तो R प्लस R/4 कितना हो गया? 5R/4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आ गया। नेक्स्ट, चार्ज क्या होता है सर? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है।
ठीक है। कूलम्स इसका यूनिट होता है, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू Q अपॉन टी या Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। तो दिस इज करंट, एम्पियर में मेजर करते हैं। डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट होती है, जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके अपोजिट, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या फ्लो होता है? करंट, ठीक है, राइट। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में एक 1 यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जितना काम करना पड़ता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, W अपॉन Q, ठीक है। वोल्ट इसका यूनिट होता है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। कि अगर कहीं पे वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है और उसके बीच में रेजिस्टेंस है तो कितना करंट फ्लो होगा, इसको निकालने के लिए हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। मेटलिक कंडक्टर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस होता क्या है? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट को कितना ऑपोजिशन मिल रहा है, ओम्स में मेजर करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं रेजिस्टेंस को जो इफेक्ट करते हैं? लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल और टेम्परेचर, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं नॉर्मली तो हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं, राइट। रेजिस्टिविटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, रो जिसको हम बोलते हैं, फिक्स्ड होती है, ठीक है। सीरीज और पैरेलल आपको पता ही है, सीरीज में R1 R2 R3 सारे के सारे जुड़ जाते हैं, पैरेलल में 1 अपॉन R1 R2 R3 इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है, राइट। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल में क्या डिवाइड होता है? करंट डिवाइड होता है, क्लियर है। चलिए फिर यहां पे कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे कि पावर, रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, इसके 3 फॉर्मूले यहाँ पे हैं, V स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर आर और VI। जहाँ पे जो दिया होता है उस हिसाब से हम पावर निकाल लेते हैं, वॉट में मेजर करते हैं। एनर्जी क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी या V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी या VIT, इसको हम एनर्जी बोलते हैं, पावर इंटू टाइम, ठीक है। जूल्स इसका यूनिट है या फिर किलो वॉट आर इसका यूनिट है, ठीक है। जूल्स का क्या बोलता है? अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस R है, करंट I है और T टाइम तक उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इतनी हीट जो है रिलीज होगी, आई स्क्वायर आर टी। इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ओल्स्टेड ने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी करंट, कोई एक कंडक्टर है जिसमें करंट है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसी में फिर अलग अलग रूल्स हैं मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन को निकालने के लिए, जैसे कि राइट हैंड थंब रूल। ये क्या कहता है कि अगर आपकी जो राइट हैंड की जो उंगलियां हैं वो कंडक्टर को मतलब ये करती हैं, पकड़ रही है, ठीक है, और आपका थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन में है, तो जो फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर मान लीजिए ये आपके फिंगर्स हैं और यहां से आपका थंब है, ठीक है, राइट। अब थंब का जो डायरेक्शन है ये क्या है? करंट है, तो जो फिंगर्स जो कर्ल हो रही हैं ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को? करंट का स्ट्रेंथ, कंडक्टर से डिस्टेंस और नंबर ऑफ टर्न्स। करंट की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये नंबर ऑफ टर्न्स ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, राइट, व्हाट इज इट? इसके अंदर एक फैराडेस लॉ है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट, जिसका के इस्तेमाल हम करते हैं कहाँ पे? जनरेटर्स में भी। फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ये क्या कहता है कि अगर थंब आपका कंडक्टर के मोशन को डिपिक्ट कर रहा है, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, तो सेंटर फिंगर आपका इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को डिपिक्ट करेगा, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जनरेटर का काम क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करता है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि आपके जनरेटर के अंदर आता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ मोशन, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड चेंज ऑफ द
मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ठीक है, फिर एसी और डीसी क्या होता है? एसी है अल्टरनेटिंग करंट जो कि चेंज करता है डायरेक्शन बार बार, और डायरेक्ट करंट है जिसका कांस्टेंट डायरेक्शन रहता है, इसका चेंज नहीं होता है। ठीक है, लाइव न्यूट्रल अर्थ, ये भी आपको पता होना चाहिए। लाइव वायर रेड कलर, न्यूट्रल ब्लैक कलर, अर्थ ग्रीन कलर, सेफ्टी वायर होता है। अर्थ को ग्रीनरी से भी आप रिलेट कर सकते हो, अर्थ का मतलब ग्रीन, ग्रीन अर्थ। ठीक है, तो ग्रीन वायर होता है। लाइव यानी थोड़ा खतरा तो रेड, और न्यूट्रल ब्लैक। शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है? लाइव और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिससे कि तुरंत अचानक से करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, राइट। ओवरलोडिंग क्या है? जब बहुत सारे अप्लायंसेस एक ही सिंगल सर्किट में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको ओवरलोडिंग बोलते हैं। फ्यूज क्या है? ये सेफ्टी डिवाइस है जो कि ब्रेक कर देता है सर्किट को। और ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट के केस में पूरे सर्किट को डैमेज होने से बचाता है। अर्थिंग क्या है? इट इज अ कनेक्टिंग अप्लायंस बॉडी टू अर्थ वायर फॉर सेफ्टी, ताकि एक्स्ट्रा जो भी चार्ज हो वो हम अर्थ में डंप कर सकें। ठीक है, ग्रेविटेशन पता ही है आपको, थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। दो मासेस के बीच में आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी से प्लैनेटरी मोशंस, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, टाइड्स, ये सब कुछ गवर्न होता है। बेसिक फार्मूला इसमें ये है, सिंपल सी चीज़ ये है कि इस संसार में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी मतलब कोई भी, वो अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तो उन दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये लगेगा ही लगेगा, चाहे वो कितने दो सुइयां भी रखे हैं उनके बीच में भी इतना फोर्स लगेगा, लेकिन क्योंकि जी की वैल्यू इतनी कम होती है कि वो आपको पता नहीं चलता है। यहीं पे अगर बड़े मासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके बीच में फोर्स लगेगा तो हमें पता चलता है, जैसे कि अर्थ, मून, सन और हमारे बीच में। फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सेम होता है हर जगह। ठीक है, इसी से स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करती है या डिटरमाइन करता है ये। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एस्ट्रोनॉट्स लूज सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम थ्रू यूरिन ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट। क्यों होता है? क्यों ये लूज करते हैं स्पेस फ्लाइट्स के दौरान? माइक्रो ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाकर के ग्रेविटी आपकी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, तो इस माइक्रो ग्रेविटी की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट, अ बॉडी हैज़ अ मास ऑफ 6 kg ऑन अर्थ, व्हेन मेजर्ड ऑन मून इट्स मास वुड बी। सर मास कभी चेंज नहीं होता, मास हमेशा सेम रहेगा, 6 kg ही रहेगा। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, और वेट जो होता है वो वेरिएबल होता है। तो अगर यहाँ पे वेट पूछता तो आप 1/6 कर देते। ठीक है, क्योंकि जी ऑन अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम जी ऑन मून। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मास पूछा है आपसे तो मास सेम रहेगा हमेशा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। आगे बढ़े। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इंक्रीज बाई 2 times, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी। डिस्टेंस को हमने 2 बार कर दिया तो फोर्स क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सर डिस्टेंस को डबल कर दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से 4 गुना आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा बेसिकली ये वाला टर्म, तो अल्टीमेटली 1/4 हो गया। नेक्स्ट नहीं सॉरी, यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 4 नहीं होगा, यहाँ पे 4r स्क्वायर हो जाएगा। ये आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर हो जाएगा, तो वो F/4 हो जाएगा नेट फोर्स। आगे बढ़ते हैं। इफ ऑब्जेक्ट वेज 9 न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ प्लैनेट वेयर द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9 times दैट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो सिंपल है, वेट ऑन अर्थ कितना है? 9 न्यूटन। तो वेट ऑन प्लैनेट कितना हो जाएगा? m इंटू जी इंटू 9 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा? 9 mg विच इक्वल टू 81। ठीक है, तो इट विल बी 9 times। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, what happens to the gravitational force between two objects if the mass of one object is doubled and the distance between them is also doubled? तो क्या हो जाएगा? पहले था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये f1 है। f2 कितना हो जाएगा?
जी सेम है, m1 भी सेम है, m2 कितना हो गया, 2m2 हो गया, तो m2 इंटू टू अपॉन रेडियस जो है वो क्या हो गया, जो डिस्टेंस है वो भी डबल हो गया, तो 4r², तो r² इंटू 4, तो 4 को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 बेसिकली। तो जो पहले था F2 इज इक्वल टू F1/2, आधा हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर, वेट जो उसके ऊपर फोर्स लगता है mg। ठीक है, और ये हो गया। फिर केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, राइट। तो इसमें क्या क्या लॉज हैं, अगर प्लैनेट्स मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं सन के चारों तरफ, तो कौन कौन से लॉज से गवर्न होता है। पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन फोकस। ठीक है, इस तरीके का इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। ठीक है, और सन एक फोकस पे होगा सन, और ये इस तरीके से प्लैनेट्स मूव करते हैं चारों तरफ। लॉ ऑफ एरियाज, अ लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि ये एक प्लैनेट है, राइट, और अभी यहाँ पे है, बाद में यहाँ पे हो गया, तो एक टाइम के बाद इतना एरिया कवर किया। अब सपोज करो इतने ही टाइम के बाद वापस यहाँ आ गया, तो दोबारा इतना एरिया कवर किया। तो ये कह रहे हैं कि अगर सेम टाइम है तो ये दोनों एरिया A1 और A2 बराबर होंगे। तीसरा क्या है, लॉ ऑफ पीरियड्स, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। ठीक है, राइट, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। जो टाइम पीरियड है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर है, मतलब प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फिर तीन टाइप की वेलोसिटीज होती हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कीप अ सैटेलाइट इन मोशन। एक सैटेलाइट को अर्थ के या किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ मूव करने के लिए जितनी वेलोसिटी की जरूरत होती है उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या है सर, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाना, मतलब इतनी वेलोसिटी से आप किसी को फेंक दो कि वो अर्थ में वापस ही ना आए, उसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं, ये वो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जो 24 घंटे का इनका पीरियड होता है और अर्थ से स्टेशनरी अपीयर करती हैं, क्योंकि अर्थ के साथ साथ ये घूमती हैं। जियो स्टेशनरी यानी कि अर्थ के हिसाब से स्टेशनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट लॉस इज प्राइमरली नॉट ड्यू टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कब होता है, जब यहां पे कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, पार्टिकल्स मूव करते हैं, जैसे कि बॉइलिंग वाटर हो गया। ठीक है, तो वहां पे कन्वेक्शन होता है, राइट। लैंड एंड सी ब्रीज हो गया, यहां पे भी कन्वेक्शन होगा। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड ब्लास्ट फर्नेस, ये भी कन्वेक्शन है। हीटिंग ऑफ ग्लास सरफेस ऑफ बल्ब ड्यू टू करंट इन फिलामेंट, ये नहीं है, ये रेडिएशन है, ये रेडिएशन है। रेडिएशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कंडक्शन में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और टच होना चाहिए, और कन्वेक्शन में टच होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। कैंडल, एलईडी, लेजर या टेलीविजन सेट। कैंडल, इलेक्ट्रिकल को लाइट में थोड़ी करता है, बाकी सब करते हैं। द प्रेशर ऑफ फ्लूइड वेरीज विद डेप्थ h एज p इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, जहाँ पे p क्या है, फ्लूइड डेंसिटी। ये कौन से लॉ के साथ एसोसिएटेड है सर, ये एसोसिएटेड है पास्कल्स लॉ के साथ। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर इस तरीके से कोई वेसल है, इस वेसल में पानी भरा हुआ है, यहाँ का जो प्रेशर है वो पी नॉट है, और यहाँ तक की हाइट जो है वो h है, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देर इज नो नेट मूवमेंट ऑन अ बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड नहीं रहती है, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है,
तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा, तो इसका 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वेरीफाइज द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड? थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म के टाइम पे क्या होता है, आपको लाइट बिजली पहले दिख जाती है और जो आवाज़ है कड़कने की वो बाद में आती है। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स डबल्ड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल। लीनियर मोमेंटम डबल हो गया यानी कि वेलोसिटी जो है वो 2v में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv², तो ये 4 टाइम्स कन्वर्ट हो जाएगी, इंक्रीज बाई 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइक्रोफोन। द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड टू अ मैकेनिकल एनर्जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप फोन में माइक्रोफोन होता है तो आप बोलते हो तो मैकेनिकल एनर्जी में थोड़ी कन्वर्ट होता है। द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑप्शन। द स्पीकर कन्वर्ट्स मैकेनिकल सिग्नल टू साउंड, नहीं, स्पीकर में जो सिग्नल आप देते हो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। द स्पीकर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड, भी बिल्कुल सही। तो 2 और 4 आपके करेक्ट ऑप्शन है, तो ये डी हो जाएगा, 2 and 4। An object is dropped from a height onto the floor. Which one of the following remains uniform as it falls? जब ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से ड्रॉप करते हो तो क्या कांस्टेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ g या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, बाकी सब कुछ चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इट विल बी एक्सेलरेशन। पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी क्योंकि हाइट चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि अगेन वेलोसिटी इसकी लगातार चेंज होती रहेगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड? सैंड, देखिए प्रेशर क्या होता है, सिंपल है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स, जब कोई भी व्यक्ति जब खड़ा होता है, ठीक है, तो फोर्स तो सेम ही लगेगा। फोर्स कितना लगेगा नीचे की तरफ, mg, राइट। अब एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना होगा। तो जब आप खड़े हो तो एरिया कम से कम घेर रहे हो, एरिया कम है तो यानी कि प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग। जब आप लेट जा रहे हो तो एरिया आपने बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग, ठीक है। फिर वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, एफ क्या है फोर्स, डी कॉस थीटा डिस्टेंस, और साथ में उसका वो कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, ठीक है। यूनिट क्या है, जूल्स, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा, या दोनों के बीच में अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो भी वर्क डन जीरो होगा। पॉजिटिव वर्क हम तब बोलते हैं जब फोर्स असिस्ट करता है डिस्प्लेसमेंट को, और नेगेटिव वर्क तब होता है जब फोर्स अपोज करता है डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि रोकता है। एनर्जी जूल्स है यूनिट, कैपेसिटी टू डू द वर्क, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है। पोजीशन या स्टेट की वजह से mgh, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। मैकेनिकल क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल, जो कि कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। फिर पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T, यूनिट क्या है, वॉट्स, पास्कल्स लॉ। प्रेशर अप्लाई टू एन इनक्लोज फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अगर एक इनक्लोज्ड फ्लूइड में आपने कुछ भी प्रेशर लगाया है तो वो चारों तरफ इक्वली ट्रांसमिट होगा, ठीक है। इसका एप्लीकेशन हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, लिफ्ट में, हाइड्रोलिक प्रेस, सिरिंज, हाइड्रोलिक जैक्स, इन सब में इस्तेमाल होता है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज, पावर क्या होता है सर, पावर इज इक्वल टू हाउ मच, क्या फॉर्मूला है, 1/f, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर, लेकिन ये 10 क्या है बेसिकली मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 डायप्टर्स, ऑप्शन नंबर सी। कॉन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखें ताकि रियल इमेज बने सेम साइज की? तो इसके लिए हमें क्या करना है सर, फोकल लेंथ है हमारा 15 सेंटीमीटर, राइट। अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, याद रखेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, राइट। अब 1/15 की वैल्यू हो जाएगी, क्या कह रहा है
कि कहाँ पे रखें 1/v, u की वैल्यू नेगेटिव होगी, u इज इक्वल टू -v, क्योंकि u लेफ्ट साइड में रहेगा और v अपोजिट साइड में रहेगा, 1/v प्लस 1/v हो जाएगा, यानी कि 2/v। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। तो u की डिस्टेंस कितनी होगी -30 सेंटीमीटर। हो गया, आ गया आपका। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली एक स्टार है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ है, तो होता क्या है कि अर्थ से लेकर के और ये इसके बीच में बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। इन लेयर्स की वजह से क्या होता है कि जो आपका रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, वो लगातार होता रहता है। ठीक है, तो जो लाइट रे हमारे तक पहुंचती है वो हाईली रिफ्रैक्टेड लाइट रे पहुंचती है। ठीक है, राइट। तो इस वजह से अलग अलग लेयर्स में डेंसिटी अलग अलग है, वेरिएबल डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स, एटमॉस्फेरिक लेयर्स। ठीक है, तो इसकी वजह से ये चेंज होता रहता है, राइट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इमेज इज, फोकस पे ही आपने रख दिया तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अपर्चर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज करेक्ट। अपर्चर, अपर्चर क्या होता है सर, अगर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, यहां से लेकर के यहां तक ये जो है दिस इज अपर्चर। अब इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, बिल्कुल गलत। इक्वल टू फोकल लेंथ, बिल्कुल गलत। इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सही। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, अ नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून कैन जनरली बी कंसिडर्ड एज अ, नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून ये होता है सर एक स्फेरिकल मिरर के तौर पे। स्पून के आप पीछे देखोगे तो स्फेरिकल मिरर के तौर पे आपको दिखेगा, राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंटरनल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट टेक प्लेस इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो के केस में एक ही इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से सन से रेज आती हैं, ठीक है, और ये मान लीजिए कि आपका एक वाटर ड्रॉपलेट है, तो होगा क्या, यहाँ से सन की लाइट आएगी इस तरीके से, राइट। फिर क्या होगी, ये स्प्लिट हो जाती है मल्टीपल कलर्स में, राइट, और यहाँ से इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर के आपको प्राइमरी रेनबो देखने को मिलता है। ठीक है, तो वन इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ एक ही बार होगा। ठीक है, वन इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। रियल और एनलार्ज के लिए आपको फोकस और ट्वाइस द फोकल लेंथ के बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है तो क्या होगा सर, उस केस में अगर ये आपका नॉर्मल है तो रे ऑफ लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। ठीक है, स्लोज डाउन एंड बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऑप्शन नंबर बी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज ड्यू टू, क्यों होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से अगर आपको इमेज बनाना है तो क्या सेम साइज की रहती है, यस सर बिल्कुल रहती है। लेटरली इन्वर्टेड रहती है, बिल्कुल सर लेटरली इन्वर्टेड रहती है। ठीक है, ये रियल इमेज है, नहीं ये रियल इमेज नहीं है। इमेज कैसी है, वर्चुअल। रियल इमेज वो होती है जिसको कि हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाए, तो इसको हम नहीं कर सकते हैं। इट इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट, बिल्कुल सही बात है। जितना पीछे आपका ऑब्जेक्ट है जितनी दूरी पे, उतनी ही दूरी पे यहाँ पे इमेज बनेगी। ठीक है, यू और वी बराबर होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स, नहीं बिल्कुल नहीं।
ये डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, ठीक है, न्यूट्रल होते हैं। इनकी वेवलेंथ जो होती है वो शॉर्ट होती है, लैम्डा शॉर्ट है। पेनिट्रेशन हाई होता है, हायर पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। इसके अलावा वैक्यूम में भी ये ट्रैवल करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, किसने खोज की थी? WC रॉन्टन, ठीक है, क्लियर। इनको रॉन्टन रेंज भी इसीलिए बोलते हैं। इसी व्यक्ति को फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी मिला था, इन फिजिक्स 1901 में, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ पेरिस्कोप द टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट। पेरिस्कोप क्या होता है सर? कुछ इस तरीके का एक डिवाइस होता है, इस तरीके का, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एक मिरर आपने लगा दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक मिरर आपने लगा दिया, राइट। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज पहले यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर यहाँ जाएगी रिफ्लेक्ट होकर, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी और फिर आपको दिखेगी। तो ये क्या होते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे रखे होते हैं मिरर्स। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। तो स्पीड क्या होती है, कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5, ये क्या है 1.5, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर